के ना देख, रुक के ना देख, रुक के। अभी डाउनलोड करें तक ऐप। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल एलजी से टकराव के मूड में फिलहाल नहीं है। केजरीवाल ने साफ कह दिया है कि ये वक्त आपस में लड़ने का नहीं, बल्कि मिलजुल कर कोरोना की चुनौती से मुकाबला करने का है। ऐसा अनुमान है कि 15 जून तक 44,000 केस हो जाएंगे, 30 जून तक 1 लाख केस हो जाएंगे, 15 जुलाई तक 2.25 लाख केस हो जाएंगे और 31 जुलाई तक लगभग 5,32,000 केस हो जाएंगे दिल्ली में टोटल। और इसको देखते हुए 15 जून तक हमें 6,681 बेड्स की ज़रूरत पड़ेगी, 30 जून तक 15,000 बेड्स की ज़रूरत पड़ेगी, 15 जुलाई तक 33,000 बेड्स की ज़रूरत पड़ेगी, 31 जुलाई तक 80,000 बेड्स की ज़रूरत पड़ेगी। अभी माना जाए तो जितने बेड्स हमें दिल्ली के लोगों के लिए चाहिए उतने ही बेड हमें दिल्ली से बाहर से आने वाले मरीजों के लिए, हमारे भाई बहनों के लिए चाहिए होंगे। तो 15 जुलाई को दिल्ली के वालों के लिए 33,000 बेड चाहिए, तो सारे मिला के बाहर वाले भी अगर मिलाएंगे तो 65,000 बेड्स की ज़रूरत पड़ेगी। और 31 जुलाई को 80,000 बेड अगर दिल्ली वालों के लिए चाहिए तो लगभग 1.5 लाख टोटल बेड्स की ज़रूरत पड़ेगी। मैं खुद निकलूँगा कल से परसों से, मैं खुद ज़मीन पे उतरूँगा, मैं खुद जाके स्टेडियम्स को, बैंक्वेट हॉल्स को, होटल्स को तैयार करवाएंगे हम लोग। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकेगा हम कोशिश करेंगे। मैं बस इतना कह सकता हूं कि हमारी कोशिशों के अंदर ईमानदार कोशिश होगी और पूरी कोशिश होगी, कोई कमी नहीं होगी। तो ये आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जिसमें अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि दिल्ली में आंकड़े अब तेजी से बढ़ रहे हैं और जुलाई तक आंकड़ा 5,32,000 तक जा सकता है। लेकिन केजरीवाल ने यह भी कहा कि और बिस्तर का भी इंतजाम किया जाएगा, किसी को अस्पताल में भर्ती से नहीं रोका जाएगा। केजरीवाल के अंदाज से साफ है कि वो एलजी अनिल बैजल से जंग के पक्ष में फिलहाल नहीं है। मेनली मेरी समझ में ये था कि ये ऑर्डर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को वायलेट करता है और दिल्ली हाई कोर्ट का एक जजमेंट है इन ए डबल बेंच जिसमें कि चीफ जस्टिस ऑफ दिल्ली और अनदर जज ने ये कहा था कि राइट टू इक्वालिटी एंड राइट टू लाइफ दे ऑल्सो इंक्लूड राइट टू हेल्थ। और अगर इस तरीके का ऑन द बेसिस ऑफ रेजिडेंस डिनाई किया जाता फैसिलिटी तो ये वायलेटिव होता ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। देयरफॉर आई थॉट इट वाज राइट एंड फॉर मी टू चेंज इट and make it the facilities of health infrastructure available to all people. केंद्र सरकार ने निर्णय ले लिया, एलजी साहब ने आदेश पारित कर दिया। ये समय असहमतियों का समय नहीं है, ये समय एक दूसरे से डिफर करने का समय नहीं है। अब जो निर्णय हो गया केंद्र सरकार का, एलजी साहब ने जो आदेश दे दिया उसको लागू किया जाएगा। एलजी साहब के आदेश को अक्षरशः लागू किया जाएगा, केंद्र सरकार के निर्णय को लागू किया जाएगा। अब इस पे कोई असहमति नहीं करनी, अब इस पे कोई वाद विवाद नहीं करना, अब इस पे कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करना। ये सब लोग, मैं जितने सरकार के अंदर भी हैं, जितने पार्टी के लोग हैं, मैं सबको और जितने मैं सबको मैसेज देना चाहता हूं कि एलजी साहब के आदेश को लागू किया जाएगा, केंद्र सरकार के निर्णय को लागू किया जाएगा। और अब सवाल यह है कि क्या दिल्ली में कोरोना का कम्युनिटी स्प्रेड हो रहा है? दिल्ली सरकार के पास इसे लेकर कोई ठोस जानकारी नहीं है, सो इस सवाल का जवाब अब केंद्र सरकार के जिम्मे छोड़ दिया गया है। रणदीप गुलेरिया जो एम्स के डायरेक्टर हैं, केंद्र सरकार के बड़े अधिकारी हैं, उन्होंने परसों बोला है कि कंटेनमेंट जोन्स के अंदर कम्युनिटी स्प्रेड है। उन्होंने खुद ही कहा है। अब बाकी जगह है या नहीं है वो केंद्र सरकार ही बताएगी, मैं उनको तो छोड़ रहा हूँ, इसके अंदर क्यों झगड़े में पड़ना है। और दूसरी बात, कम्युनिटी स्प्रेड है या नहीं है ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, हमें इलाज का इंपॉर्टेंट है, लोगों की जान बचाना इंपॉर्टेंट है। दिल्ली सरकार बढ़ते कोरोना केस को देखकर चिंतित है। अब कोरोना के मरीजों के लिए स्टेडियम में बिस्तरों का इंतजाम किया जा रहा है, मुंबई की तर्ज पर ही। देश की राजधानी में कम्युनिटी स्प्रेड की चर्चा के बीच अब तमाम बड़े स्टेडियम्स को
अस्थायी अस्पतालों में बदलने का सुझाव सरकार को मिला है। ऐसी स्थिति में जब दिल्ली में रोज 1000 से ज्यादा कोरोना वायरस के मामले रिकॉर्ड किए जा रहे हैं, अब कहीं ना कहीं बेड के इंतजाम पर भी फोकस किया जा रहा है। हाल ही में दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने यह बयान दिया था कि दिल्ली में 31 जुलाई तक 5 लाख कोरोना वायरस के केस हो जाएंगे। ऐसी स्थिति में दिल्ली को 80,000 बेड की जरूरत होगी। और हम मौजूद हैं इस वक्त इंडिया गेट के ठीक सामने उस स्टेडियम में जिसका नाम है मेजर ध्यानचंद स्टेडियम, और इस स्टेडियम का भी सुझाव सरकार को मिला है। यहाँ पर भी अस्थायी तौर पर बेड की तैयारियों के लिए सरकार अपने कदम आगे बढ़ा सकती है। तो फिलहाल देखना होगा कि वो कौन कौन से स्टेडियम हैं जहां पर आने वाले दिनों में कोरोना मरीजों का इलाज होगा। पंकज जैन, दिल्ली, आज तक। पाटलिपुत्र इंडोर स्टेडियम में अब कबड्डी की जगह कोरोना से जंग होगी। बिहार में कोरोना की संभावित खतरे को देखते हुए इस इंडोर स्टेडियम को आइसोलेशन वार्ड में तब्दील कर दिया गया है। 100 बेड वाले इस आइसोलेशन सेंटर में हल्के लक्षणों वाले मरीजों को रखा जाएगा और उन्हीं का इलाज होगा। बिहार में कोरोना पॉजिटिव केस लगातार और बहुत ही तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। यूँ कहें तो 5000 से ज़्यादा की संख्या पॉजिटिव केसों की हो चुकी है। ऐसे में जो हेल्थ फैसिलिटी है, स्वास्थ्य सेवाएं कम पड़ सकती हैं बिहार में। तो ये एक हम आपको दिखाने जा रहे हैं एक ऐसा सेंटर जो कि हेल्थ फैसिलिटी के खास तौर पर कोविड पेशेंटों के लिए बनाया गया है। MSF के सहयोग से बिहार सरकार की ये कोशिश है जिसमें आइसोलेशन बेड बनाए गए हैं 100 से ज़्यादा, और महिलाओं और पुरुषों के लिए अलग अलग ये आइसोलेशन बेड बनाए गए हैं। और इसमें सबसे बड़ी बात है कि ये डॉक्टर्स जो हैं, जो डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर जो उनकी संस्था है, उसके सहयोग से ये सारी फैसिलिटी दी जा रही है। हमारे साथ डॉक्टर स्मृति सिंह है, डिप्टी प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर। हम लोगों की ये जो ट्रीटमेंट सेंटर है ये 100 बेड का क्षमता है यहाँ पे, और हम लोग जो मॉडरेट केसेस, जो मध्यम श्रेणी के केसेस होते हैं जिसमें पेशेंट को आइसोलेशन की ज़रूरत होती है, ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है और कई बार ऑक्सीजन की भी ज़रूरत होती है, उस वैसे वाले पेशेंट्स को हम लोग यहाँ पे उन मरीजों का इलाज करेंगे। अयोध्या में भव्य राम मंदिर के निर्माण की तरफ एक कदम और बढ़ गया है। आज राम मंदिर निर्माण स्थल पर भगवान शिव का रुद्राभिषेक हुआ। मंदिर निर्माण के लिए भूमि को समतल करने का काम चल रहा है और खबर यह है कि 2 जुलाई को अयोध्या में भूमि पूजन हो सकता है। हालांकि इसमें प्रधानमंत्री मोदी आएंगे या नहीं, इस पर अभी भी सस्पेंस बना हुआ है। तो तस्वीरें देखिए, 2 जुलाई को कहा जा रहा है कि भूमि पूजन होगा, लेकिन सवाल यहाँ पर अभी भी बड़ा यही है कि क्या प्रधानमंत्री जाएंगे या नहीं। हालांकि इसको लेकर सुबह से ये खबरें आ रही थी कि प्रधानमंत्री आ सकते हैं, लेकिन सवाल या निशान है इस पर भी। अयोध्या में राम जन्म परिसर में राम जन्मभूमि पर भूमि पूजन कब होगा, इसे लेकर लगातार कयास लग रहे थे। आज बकायदा राम जन्मभूमि परिसर में कुछ साधुओं ने यहाँ अनुष्ठान किया, यहाँ पर रुद्राभिषेक भी किया, लेकिन जो खबर आ रही है उसके मुताबिक 2 जुलाई को इसका भूमि पूजन किया जा सकता है। प्रधानमंत्री इसका भूमि पूजन कर सकते हैं। जिस तरह से तैयारियां हैं इसके भीतर वो साफ दिखाई दे रही हैं। लगातार जो समतलीकरण का काम है, पूरा का पूरे परिसर को एक समतलीकरण किया जा रहा है ताकि वहां मंदिर का निर्माण शुरू कराया जा सके, उसका बेस तैयार किया जा सके। हम आपको दिखा दें, ये मुख्य दरवाजा हो सकता है राम जन्मभूमि का, क्योंकि ये मुख्य सड़क से जुड़ती हुई जगह है और यहीं से आना जाना गाड़ियों का हो, चाहे जेसीबी का हो, चाहे मशीनों का हो, ये सब कुछ यहीं से आना जाना हो रहा है। लेकिन बड़ी बात यह कि विघ्न बाधा दूर करने के लिए साधुओं ने अनुष्ठान तो कर दिया, लेकिन जो आज से शुरू होने की बात थी वो टली है और 2 जुलाई को नई तारीख हो सकती है जिस दिन से राम जन्मभूमि के निर्माण की, राम मंदिर के निर्माण की औपचारिक शुरुआत हो सकती है। हरीश कांडपाल के साथ कुमार अभिषेक, अयोध्या आज तक।
उत्तर प्रदेश में योगी सरकार गौवध के मामले में कड़े सजा का प्रावधान करने की तैयारी में है। गौवध करने वालों पर 10 साल की जेल और 5 लाख जुर्माना लगाने की तैयारी चल रही है। वहीं अन्न भंग करने पर 7 साल की जेल और 3 लाख का जुर्माना लगेगा। यूपी कैबिनेट ने इससे जुड़े अध्यादेश को मंजूरी दी है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य से बिल के बारे में आज तक ने बात की। उत्तर प्रदेश में गौकशी की घटनाओं पर रोकथाम के लिए सरकार कानून को और सख्त करने जा रही है। इसको लेकर अध्यादेश आएगा। हमारे साथ बातचीत करने के लिए प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य मौजूद हैं। केशव जी, कितने सख्त कानून गौकशी को लेकर सरकार द्वारा किए जा रहे हैं? देखिए, गोवध निवारण अधिनियम जो संशोधन 2020 का आया है, इस संशोधन के बाद मैं यह मानता हूं कि इतने कड़े प्राविधान किए गए हैं कि अब कोई भी गौवंश का चाहे तस्कर हो चाहे हत्यारा हो, उसकी संपत्ति भी दांव पर लगेगी, उसका जीवन जो है जेल में बीतेगा और उसके ऊपर जुर्माने की राशि इतनी भारी भरकम तय की गई है कि जिसके क्रम में मेरा विश्वास यह कहता है कि अब उत्तर प्रदेश में गौवंश की तस्करी करना या हत्या करना या इस प्रकार का गैंग तैयार करना और बच के निकल जाने का समय समाप्त हो गया है। अब दंड पाने का समय शुरू हो गया और कठोर दंड पाने का समय शुरू। संपत्ति को जब्त कराने का भी कदम उठाया जाएगा। जो इस प्रकार का अपराधी होगा उसका पोस्टर सार्वजनिक रूप से लगाने का काम भी किया जाएगा और जो इसका हिस्सा होंगे उनके वो कहीं से कोई बचने, जैसे किसी वाहन में लाद करके ले जा रहे हैं, वो वाहन जब्त कर लिया जाएगा। अब वो वाहन भी छुड़ा नहीं पाएगा। अगर किसी ने वाहन इस प्रकार के प्रयोग के लिए दिए तो उनको भी ये नहीं कि वो घर में बैठ करके और इस प्रकार से गलत काम करके पैसा कमाएंगे, तो वह भी उसका हिस्सा होगा, वह भी उसका अभियुक्त होगा, उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। असम के तिनसुकिया जिले के ऑयल फील्ड में लगी आग लगातार फैलती जा रही है। आग ने एक बड़े हिस्से को अपनी चपेट में ले लिया है। ये आग लगातार फैल रही है। विशेषज्ञों की माने तो आग पर काबू पाने में करीब 25 से 28 दिन का वक्त लग सकता है और इसके साथ ही इलाके से लोगों को सुरक्षित बाहर भी निकाला गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने असम को हर संभव मदद का भरोसा दिया है। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।